नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है श्री एजुकेशन ग्रुप पर। श्री एजुकेशन ग्रुप एसएजी साइकोलॉजी की सीरीज में हम बात कर रहे हैं सेल्फ एंड पर्सनालिटी के चैप्टर 2 यूनिट 2 ऑफ साइकोलॉजी के बारे में। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिकली हमारी प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के बारे में। तो दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि हम इस पर्टिकुलर तस्वीर को देखकर आपके बारे में वो सब कुछ बता सकते हैं जो आप जानना चाहते हैं, और इस तस्वीर को देखकर हम आपके बारे में, आपकी पर्सनैलिटी के एक गहरे रहस्य को आपके सामने खोल सकते हैं, तो आपको यह बात सुनकर हैरानी हो सकती है। मगर एज़ अ साइकोलॉजिस्ट, दिस इज़ a very common thing to know most of the thing about the personality of a person and to find the dysfunctional belief कि उस इंसान को किस जगह पर परेशानी आ रही है, उसके इंसान के बचपन के कौन से एक्सपीरियंस ऐसे खराब रहे हैं जिस वजह से वो आज अपनी लाइफ में किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की बात तो यहाँ पर हो रही है। ठीक है जी, तो हम इस पर्टिकुलर फ़ोटो, ऐसी ही कई सारी पर्टिकुलर फ़ोटोज़ को देखकर हम ऐसी ही कई सारी चीज़ों के बारे में इंसान के बता सकते हैं। तो आइए आज हम फिर शुरू करते हैं अपने प्रोजेक्टिव टेक्निक के टॉपिक को। देखिए, यहाँ पर लिखा है प्रोजेक्टिव टेक्निक। अब प्रोजेक्टिव टेक्निक्स क्या हैं, कैसे बनी हैं, किसने बनाई हैं, कौन इसमें इन्वॉल्व था, इसके बारे में हम लोग आज जानने वाले हैं। तो द टेक्निक ऑफ पर्सनालिटी असेसमेंट डिस्क्राइब्ड सो फार आर नोन एज डायरेक्ट टेक्निक। इसके पहले जो हमने पर्सनालिटी टेक्निक की बात करी थी, जैसे सेल्फ रिपोर्ट मेजर, जिसमें हमने 16 पीएफ पर्सनालिटी के बारे में जाना था, जिसमें हमने आइजिंग पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में जाना था, जिसमें हमने एमएमपीआई पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में जाना था, वह बेसिकली किस चीज़ से रिलेटेड थी? वह बेसिकली रिलेटेड थी डायरेक्ट असेसमेंट के ऊपर बात करने वाली टेक्निक थी वो। बिकॉज़ दे टेंड टू रिलाई on information directly obtained from the person who clearly knows that his or her personality is being assessed. In these situations, people generally become self-conscious and hesitates to share their private feeling, thoughts, and motivation. When they do so, they often do it in a socially be desirable manner. अब होता क्या था इसके पहले वाली जो टेक्निक्स थी, उसमें जब इंसान की पर्सनालिटी का एक्सेस किया जाता था, तो वह जब अपनी फीलिंग्स, थॉट्स और मोटिवेशन को बताता था, तो उसमें वह थोड़े से कॉम्प्लिकेशन ले आता था। क्यों? क्योंकि अगर एक साइकोलॉजिस्ट के सामने या अपने दोस्त के सामने जो उसका टेस्ट ले रहा है, उसके सामने अगर मैं उसकी अपनी प्राइवेट चीज़ें बता दूँगा, तो वह मेरा यूज़ कर सकता है। या मैं अपने प्राइवेट चीज़ें, अपनी जो फ़ियर्स हैं, अगर लोगों के सामने रख दूँगा, तो मेरा यूज़ हो सकता है। तो इस तरीके की चीज़ों का उपयोग जो है, कोई भी कर सकता है, जिसकी वजह से यह प्रोजेक्टिव टेक्निक्स का एक नया ट्रेंड आया। क्यों? क्योंकि इसके पहले वाले टेस्ट जो भी थे, 16 पीएफ पर्सनालिटी टेस्ट हो या वो आइजिंग पर्सनालिटी क्वेश्चनायर हो, उसमें तो डायरेक्टली पूछा जाता था। लेकिन अब डायरेक्टली तो जो पूछ रहा है वह तो तरीका सही है नहीं, तो हम लोग यूज़ करते थे प्रोजेक्टिव टेक्निक्स का। उसके बाद में प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आए। अब देखो, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स क्या होते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो क्या है, एक बेसिकली इसमें इमेजेस रहती हैं। आपको कुछ इमेजेस दे दी जाएँगी, जैसे मैंने अभी आपको एक इमेज दिखाई थी, यह एक रोशार्क इंक ब्लॉट टेस्टिंग की इमेज है। अब ऐसी इमेज कई सारी आपके सामने रखी जाती हैं और आपसे बोला जाता है कि इन इमेजेस के ऊपर आप कहानी बनाओ, या बोला जाता है आपसे कि इन इमेजेस में आपको क्या दिख रहा है आप वो बताओ, या फिर आपको बोल दिया जाएगा कि एक स्टेटमेंट दे दी जाएगी और आखिरी में आपको बोला जाएगा कि जैसे ही मैं ये शब्द बोलूँ, उसके बाद आपको अपनी जैसे मैं स्टेटमेंट बोलूँ उसके बाद आपको एक शब्द देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, माय फादर इज़ डैश। तो आप एक साइकोलॉजिस्ट हो और आपके सामने कौन बैठा है? आपका क्लाइंट। तो आप उससे कुछ क्वेश्चन पूछोगे और उसको इमीडिएट आंसर देना रहेगा। अनकॉन्शियस माइंड में जो भी थॉट्स रहेंगे वो इमीडिएटली निकल जाएँगे। तो ऐसा हो सकता है, माय फादर इज़ हीरो, आई एम सुपर, आई एम ऑसम, इस तरीके के क्वेश्चंस। माय मदर इज़ लव। इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस और आंसर्स आपको आपके सामने रखे जाएँगे और उसके आंसर्स आपको देने रहेंगे। तो इस तरीके की जो टेक्निक्स होती हैं, जिसमें अनकॉन्शियस माइंड का एक्सेस, पूरा जो अनकॉन्शियस माइंड का एक मैप बनाया जाता है, मतलब बेसिकली अनकॉन्शियस माइंड को एक्सेस करके पूरा निकाला जाता है
और उस अनकॉन्शियस माइंड को हम लोग फिर एनालाइज करते हैं कि चलो ठीक है, इंसान के अनकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें हैं। अब ये वाले इस पर्टिकुलर अनकॉन्शियस माइंड के हिस्से में कहीं न कहीं एक प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम का हम लोग सॉल्यूशन देने के लिए उसके उस डिसफंक्शनल बिलीफ को तोड़ते हैं। अब होता क्या है, ये जो रोशार्क टेस्ट हो गया या सोमैटिक इंक ब्लॉट टेस्टिंग हो गया, इसमें इंक ब्लॉट टेस्टिंग या फिर अनकॉन्शियस माइंड को एक्सेस करने वाले प्रोजेक्टिव टेक्निक्स जो थे, इसके अंदर आपका जो माइंड है वो कुछ इस तरीके से बेसिकली अनकॉन्शियस माइंड एक्सेस कर लिया जाता है कि इंसान की जो चाइल्डहुड मेमोरीज हैं वहां से सारी की सारी इमेजेस को निकाल के उसके सामने कॉन्शियसनेस में लाके रख दिया जाता है। अब एक बार इंसान के चाइल्डहुड मेमोरीज में कोई भी एग्जांपल समझ लेना इसको, जैसे कि कोई ट्रॉमेटिक मेमोरी है इंसान की चाइल्डहुड में, फॉर एग्जांपल उसका किसी भी तरीके से अब्यूज हुआ है, फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है और अब वो बड़ा हो गया है, लेकिन उसका जो बचपन था वो थोड़ा सा ट्रॉमेटाइज था, किसी ने उसका अब्यूज कर दिया वहां पर। अब जब किसी ने उसको अब्यूज किया, अब्यूज मतलब फिजिकली अब्यूज किया, बच्चा हो सकता है, बच्ची हो सकती है, बट वो वहां पर उस चीज के खिलाफ नहीं खड़ा हो पाया क्योंकि वो छोटा बच्चा था तो आवाज नहीं उठा पाया। तो अब क्या होगा ना, जब वो बड़ा होगा, मतलब अब एडल्टहुड वाली स्टेज में आएगा या टीन एज वाली स्टेज में आएगा, तो वो सारे जो ट्रॉमा है वो उसके फिर से निकल के आएंगे, क्योंकि जब एज चेंज होती है ना 25 26 27 या फिर आगे जाके 45 वाली एज जब आती है, तो वो सारे के सारे जो ट्रॉमा है वो सब बाहर निकल निकल के आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब उस समय तो उसने सीखा नहीं ना कि मैं किस तरीके से इस सिचुएशन को डील करूँ, किस तरीके से अपनी बात रखूँ वहाँ पर, किस तरीके से ये जो मुझे अब्यूज़ करने वाला इंसान है इसको मैं रोकूँ या इसको बोलूँ कि भाई तू मुझे अब्यूज़ मत कर, भाई तू मुझे इस तरीके से मेरे प्राइवेट पार्ट्स को टच मत कर। अब क्या होता है, इस तरीके की जब चीज़ें होती हैं ना तो वो उस समय आवाज़ नहीं उठा पाया, तो अब जब एज आई तो अभी भी वो पता है वो इंसान कैसा रहेगा, वो इंसान दबने वाला रहेगा। फिर जब उस इंसान के सामने सिचुएशन आएगी ना तो अपनी पॉइंट नहीं रख पाएगा, वो अपनी बात को लोगों के सामने कह नहीं पाएगा। मतलब बेसिकली उसका कम्युनिकेशन जो है, उसका जो कम्युनिकेशन वाला हिस्सा है वो ब्लॉक्ड रहेगा। वो अपने बातों को, अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाएगा। इस तरीके की टेक्नीक से हम एक इंसान के बारे में ये सारी चीज़ों का एक्सेस लेके आ सकते हैं, क्योंकि अब कॉन्शियसनेस में तो है नहीं, उसकी याददाश्त में तो है कहीं न कहीं, बट वो चेतन नहीं है उसके लिए, वो कॉन्शियस नहीं है उस याददाश्त के लिए जो बचपन में हुआ था। लेकिन इन पर्टिकुलर इमेजेस की मदद से हम, इन पर्टिकुलर टेस्ट प्रोजेक्टिव टेक्निक्स की मदद से हम उसके अनकॉन्शियस माइंड को एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है जी? तो यह थी प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, इसको और गहराई से समझते हैं। आइए देखते हैं। Exams के पर्पज से the psychoanalytical theory tells us that a large part of human behavior is governed by unconscious motives. Direct method of personality assessment cannot uncover the unconscious part of the behavior. Hence, they fail to provide us with the real picture of an individual personality. These problems can be overcome by using indirect method of assessment. Projective techniques fall in this category, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। So projective techniques were developed to access unconscious motives and feeling. These techniques are based on the assumption that a less structured or unstructured stimuli or stimulus will allow the individual to project his or her or his feeling, desires, and need onto the situation. These projections are interpreted by experts. A variety of projective techniques have been developed. They use various kind of stimulus material and situation for accessing the personality. Some of them requires reporting association with stimuli, example words in plots. Some involve story writing around the pictures. Some require sentence completion and some require expansion through drawing. And some require choice of stimuli from a large set of stimuli. While the nature of the stimuli and responses in these techniques varies enormously, all of them do share the following feature. कौन कौन से फीचर होते हैं स्टिमुलाई के, आइए उसको समझते हैं। द स्टिमुलाई आर रिलेटिवली और फुली अनस्ट्रक्चर एंड पुअरली डिफाइंड। स्टिमुलाई हमेशा पुअरली डिफाइंड रहेगा। साइको बेसिकली हमारी जो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हैं उसके अंदर हमारे जो स्टिमुलाई हैं वह रिलेटिवली और फुली अनस्ट्रक्चर रहेंगे। अ पर्सन बीइंग एक्सेस्ड इज यूजुअली नॉट टोल्ड अबाउट द पर्पस ऑफ द असेसमेंट एंड द मेथड्स ऑफ स्कोरिंग एंड इंटरप्रिटेशन। A person is informed that there are no correct or incorrect responses.
Each response is considered to reveal a significant aspect of personality. Scoring and interpretation are lengthy and sometimes subjective. Projective techniques are different from the psychometric test in many ways. Projective techniques psychometric test से बहुत अलग होते हैं. They cannot be scored in any objective manner. They generally require qualitative analysis for which a rigorous training is needed. In the following page, some of the well-known projective techniques are briefly discussed. आइए देखते हैं उन प्रोजेक्टिव टेक्निक्स को. कौन कौन सी प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हैं. सबसे पहली जो प्रोजेक्टिव टेक्निक के बारे में एनसीईआरटी बात करती है वह है रोशार्क इम्प्लॉट टेस्टिंग. फिर उसके बाद जो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स है उसको कहते हैं हम थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, जिसको TAT कहा जाता है. फिर उसके बाद जो प्रोजेक्टिव टेक्निक है उसे कहते हैं रोजन विक पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी, PF स्टडी के नाम से भी यह जानी जाती है. ठीक है जी. फिर उसके बाद एनसीईआरटी के हिसाब से हम बात करेंगे सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट के बारे में. फिर उसके बाद हम बात करेंगे ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट के बारे में. तो यहाँ हमने इस पर्टिकुलर वीडियो की सीरीज में जानना है. तो हम अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे, जिसमें हम बात करने वाले हैं रोशार्क इम्प्लॉट टेस्टिंग के बारे में. फिर उसी वीडियो में हम थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट TAT और रोजनविंग पिक्चर फेस्टेशन स्टडी के बारे में बात करेंगे. बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, बने रहिएगा इस सीरीज में. हम लोग रोशार्क टेस्ट इम्प्लॉट टेस्ट को समझने वाले हैं, जिसमें हम ऐसी ही कई इमेजेस के पीछे आपसे पूछेंगे कि आप इस इमेज को देखकर क्या इंटरप्रेट करते हैं, आप इस इमेज को देखकर क्या समझते हैं. फिर आप अपनी कहानी जो भी आपने जानी है उस पर्टिकुलर कहानी के बेसिस पे अपने बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं. किसी को हो सकता है इस इमेज में कुछ और दिखे, किसी को कुछ और दिखे. तो आपको इस वीडियो को देखते देखते एनालिसिस लगानी रहेगी. अगले वीडियो में मिलते हैं रोशार्क इम्प्लॉट टेस्ट लेके, थोमैटिक एप्रिसिएशन टेस्ट लेके और सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट जैसे कई सारे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के टेस्ट लेकर. तब तक के लिए बने रहिए इस सीरीज में, जिसमें मैं धनंजय पांडे आप सभी के लिए क्लास 11th और क्लास 12th के एनसीईआरटी के ऊपर बात कर रहा हूँ. तो मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए अगर आपके कोई डाउट्स हों तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में पूछिए. अगर आपके कोई ऐसे माइंड में थॉट्स हैं जो कि आपको क्लियर नहीं हो रहे हैं तो प्लीज़ बी फ्री टू व्हाट्सएप ऑन द गिवन नंबर इन द लिंक, or you can join the group to express your feelings and more over this thing. You can also join our batch, which is live now every evening 7 to 8, 7 to 7:45 p.m. The batches is for CUET. The batches is also for the UPSC aspirants who are facing this UGC NET psychology exam. The batches is for them also. So please do join our batches, and please do like, share and subscribe to our channel. Thank you so much for patiently listening to this video. तब तक के लिए आप लोगों को एक छोटा सा होमवर्क देके जाता हूँ मैं. आप यह जो आपको पहले मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं उन चीज़ों के बारे में अपने जो भी टेस्ट आपके पास अवेलेबल है उन टेस्ट को यूज़ करिए. जैसे 16 PF टेस्ट अगर आपके पास अवेलेबल है तो उसे यूज़ करिए, अगर नहीं है तो उसे आपके स्कूल की जो एक्सपेरिमेंटल लैब है वहाँ से लीजिए और उस टेस्ट को अपने ऊपर अप्लाई करके देखिए. किसी और के ऊपर करने के पहले अपने ऊपर अप्लाई करके देखिए. फिर आप समझ पाएंगे कि 16 PF पर्सनालिटी क्वेश्चन आयर का 16 PF का मतलब क्या है, मेरी पर्सनालिटी उसमें से किस कैटेगरी में लाई करती है, आइजिंग पर्सनालिटी क्वेश्चन में मेरी पर्सनालिटी किस कैटेगरी में लाई करती है. इस तरीके से आप अपनी पर्सनालिटी को पूरे तरीके से एक्सेस कर पाएंगे. आप जान पाएंगे कि आप असलियत में कैसे हैं. तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय. थैंक यू सो मच. विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.